नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। क्या सीन है। योगी जी अप्पू पप्पू चप्पू जाने क्या क्या कर रहे हैं। अभय दुबे जी ने धज्जियां उड़ाई हैं कि कितने बड़े देश के इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री का हाल क्या हो गया है। बिहार में योगी का मिनिस्टर खुलेआम धमकी दे रहा है, निकले तो टांगे तोड़ देना टाइप का। क्या गुंडे ही है। एक व्यक्ति सरेआम हत्या करता है और फिर दूसरा मिनिस्टर कहता है हर व्यक्ति को आनंद सिंह बनना है। बिहार में क्या मत मारी गई है, दिन खराब है। अभय देवी जी ने बहुत विस्तार से बातचीत की है। ले चलता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। नैतिकता क्या होती है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। जंगल राज 20 साल पहले, जंगल राज, ये सारे रट रट के उन्होंने भाषण पूरे दे डाले। 20 साल पहले जो हो चुका उसकी याद दिलाते रहे, लेकिन जो अब हो रहा है उसका वो शायद भूल गए। बीच चुनाव में सरेआम गोली चलती है, हत्या होती है नेता की, एक एएसआई की काट काट के हत्या कर दी जाती है। जंगल राज तब प्रधानमंत्री को नजर नहीं आता। इन सबके बावजूद भी सबसे ज्यादा मुझे आदर्श बात यह लगी कि मोदी जी के माननीय मंत्री जी लल्लन सिंह कह रहे हैं वोट डालने ही मत दो, निकलने ही मत दो विपक्ष को। पहले तो ये काम ज्ञानेश कुमार कर रहे थे कि वोट से नाम ही काट दो, वोट डालने ही मत दो। अब मोदी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है निकलने ही मत दो घर से। वो तो अच्छा हुआ ये आह्वान नहीं कर रहा कि भाई गोली मार दो कोई निकले तो, क्योंकि कह रहे थे एक रैली में, वो कह रहे थे कि सबको आनंद सिंह बनना है। इस विधानसभा में सबको आनंद सिंह बन जाना है। आनंद सिंह मतलब गारंटी कि आपके ऊपर हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, मुकदमा होना चाहिए। तो एनडीए का, मोदी सरकार का मिनिस्टर कह रहा है कि हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जिसपे हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण। कितनी आदर्श व्यवस्था है ये। रामराज इसी को कहते हैं। मोदी जी इसी रामराज को लाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे कि मोदी सरकार का मिनिस्टर कह रहा है वोट डालने निकल नहीं मत दो, सबको अनंत सिंह बना। डूबने के लिए चुल्लू और पानी चाहिए होता है मेरे ख्याल से अभय जी। इनके पास तो शायद वो पानी भी खत्म हो गया। कितना गंभीर बयान है, आपको क्या लगता सही कह रहे हैं। चुल्लू पर पानी इनको कोई दे नहीं रहा है। वो पानी भी शर्मिंदा होकर सूख गया है। पानी इनके लिए उपलब्ध नहीं है डूब मरने के लिए। ये अपनी शर्म कहीं छिपा नहीं सकते। अच्छा, अब सवाल इस बात का है कि क्या ललन सिंह का जो वीडियो सामने आया है, वायरल हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सभी जगह ये चर्चा हो रही है, और खास तौर से विपक्ष ने उसको लेकर बड़ा जबरदस्त हमला बोला है। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने बहुत जबरदस्त हमला बोला है, तेजस्वी यादव ने बहुत जबरदस्त हमला बोला है, और चुनाव आयोग ने मुंह दिखाने के लिए कुछ ऐसी औपचारिक किस्म की कार्रवाई सी कर दी है, एक एफआईआर उसमें दर्ज करवा दी है। बाकी चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। कायदे से तो चुनाव आयोग को ललन सिंह को फौरन ही एक काफी मजबूत सा नोटिस देकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। या तो ललन सिंह ये कहें कि वो वीडियो फर्जी है, तो उस वीडियो को फौरन एक किसी लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दिया जाए ताकि उसकी असलियत उजागर हो जाए, और अगर उसकी असलियत उजागर हो जाए तो बिना देर किए ललन सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो। अच्छा, अब ललन सिंह जी कौन है? हम सब लोग उन्हें जानते हैं। ललन सिंह जी नीतीश कुमार जी के दाएं हाथ हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं। नीतीश सुशील मोदी के देहांत के बाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे लेकिन नीतीश कुमार के बहुत अच्छे दोस्त थे, सुशील मोदी दोनों के बीच में पुल का काम किया करते थे, भाजपा और नीतीश के बीच में। वो काम अब ललन सिंह करते हैं, और ललन सिंह पुल का काम करते करते एक तरह से बीजेपी के एजेंट भी बन गए हैं, और वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर जनता दल यूनाइटेड में उसकी खबरें भी अमित शाह को देते हैं। जनता दल यूनाइटेड के दो हिस्से हो गए हैं। एक हिस्से पे ललन सिंह और संजय झा काबिज हैं, और दूसरा हिस्सा वही है जो अभी तक अपने आप को समाजवादी मानने की गुस्ताखी करता है, और मानता है कि नीतीश कुमार भी समाजवादी हैं, उनके अंदर भी एक समाजवादी होने के कुछ जीवाणु मौजूद हैं अभी भी। वो हिस्सा अभी भी ये है। तो ये स्थिति बनी हुई है। मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि मोकामा में दुलार चंद यादव की जिस तरह से हत्या हुई वो, और उसके बाद ललन सिंह का ये वीडियो आ गया, ये दोनों चीजें मिलकर पूरे बिहार के चुनाव में जातिगत ध्रुवीकरण यानी पिछड़ा बनाम अगड़ा करने के लिए काफी है। ललन सिंह बड़े उत्साह से अनंत सिंह का प्रचार कर रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए हुए
कि वो एक अपराधी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार ने परवाह नहीं की, उस अपराधी को टिकट दिया कि नहीं दिया? जब नीतीश कुमार ने परवाह नहीं की, तो वो क्यों परवाह करें? नीतीश कुमार को तो बहुत न्यायप्रिय माना जाता रहा है, एक ज़माने में वो कहते थे हमारे अपराधियों से कोई संबंध नहीं है। तो ये स्थिति बिहार में बनी हुई है और अब गेंद पूरी तरीके से वोटरों के पाले में है। 121 सीटों पर परसों वोट पड़ेंगे, कल वोट पड़ेंगे 121 सीटों पे और उस 121 सीटों पे मैं नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक तरह का ये वाटरलू है। वाटरलू उस मैदान का नाम था जहां पर नेपोलियन की पराजय हुई थी। तो अगर यहाँ पे इसमें से इन सीटों में से करीब 20 से ज्यादा सीटें नीतीश कुमार ने नहीं जीती, तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और जो हालात हैं, अगर ये हालात अगड़ा बनाम पिछड़ा जी। हो गया तो, क्योंकि ये शुरुआत से ही लग रहा था कि ये चुनाव धीरे धीरे इसी मुद्दे पे जा रहा है। पिछड़ों में नाराजगी थी, भारतीय जनता पार्टी ऊंची जातियों की पार्टी बन के रह गई, ये चर्चा बहुत थी। लेकिन अब इसे एक हत्याकांड ने इस बात को और बढ़ावा दे दिया कि भाजपा सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार इन पर पे फोकस हो रही है। बैकवर्ड्स की कहीं कहीं नाराजगी, अगर ये ऐसी बढ़ गई है जैसे आप बता रहे हैं, ये चर्चा तेज हो गई, तो ये चुनाव कहाँ ठहरेगा? और ये 20 सीटों की जो बात देखिए, आप कह रहे हैं। बिहार की राजनीतिक स्थिति थोड़ी सी दूसरे प्रांतों से अलग तरह की है। बिहार में उस तरीके से अगड़ा पिछड़ा आमतौर पर होता नहीं है, अगड़ा बनाम पिछड़ा। उसकी वजह यह है कि पिछड़ों की पार्टियां दोनों तरफ हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं पिछड़ों की पार्टियां। तो वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की पार्टी बनने की, बिहार में कोई जैसे यूपी में पिछड़ों की पार्टी बनने की कोशिश करती है भाजपा, बिहार में ऐसी कोशिश नहीं करती भाजपा। वो आराम से खुले और नंगे रूप से अगड़ों की पार्टी बनी रहती है। वो अपने वोटों, अपने अपने हिस्से की टिकटों का ज्यादातर हिस्सा ब्राह्मणों, राजपूतों, कायस्थों, बनियों और भूमिहारों के बीच में बांटती है। और इस कहने में उसे कोई संकोच नहीं, उसने पिछड़ों की गोलबंदी का काम नीतीश कुमार को सौंप रखा है। उसने अति पिछड़ों की गोलबंदी का काम उपेंद्र कुशवाहा को सौंप रखा है। दलितों की गोलबंदी का काम चिराग पासवान और जितेंद्र राम मांझी को सौंप रखा है उसने। तो ये इस तरीके से है, जो वोटों का विन्यास और समर्थन आधार क्षेत्रों का विन्यास इस तरीके से है। अब जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, उस सवाल को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से पूछूंगा। वो ये है कि क्या अगड़ा बनाम पिछड़ा होने से जो अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार को मिलता है और नीतीश कुमार के बहाने एनडीए को मिलता है, क्या उस वोट का एक हिस्सा महागठबंधन में जाएगा? मैं समझता हूं ये बिहार के चुनाव का केंद्रीय प्रश्न है। दूसरा केंद्रीय प्रश्न बिहार के चुनाव का यह है कि क्या बिहार का जो युवा वोटर है, जिसके अंदर तेजस्वी यादव भी लोकप्रिय हैं और राहुल गांधी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं उस युवा वोटर के बीच में, बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो राहुल गांधी की लोकप्रियता का मुकाबला कर सके। वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से भी इस मामले में काफी आगे हैं युवाओं के बीच में। तो क्या बिहार के युवा अपने इन दो युवा चेहरों के प्रति अपने लगाव के खातिर अपनी जाति बिरादरी को छोड़कर वोट करेंगे? देखिए, अगर 20-25% अति पिछड़े भी एनडीए छोड़कर महागठबंधन की तरफ चले गए, तो इस बार आप समझ लीजिए काम हो जाएगा। और अगर युवाओं में से एक छोटा हिस्सा भी जात बिरादरी से जुड़ा रहकर जात बिरादरी का अतिक्रमण करके वोट करने का उसने फैसला ले लिया, तो आप समझ लीजिए कि बिहार में इस बार काम हो जाएगा और अच्छे खासे बड़े अंतर से महागठबंधन जीत जाएगा। ये मैं थोड़ी देर की इस परिस्थिति की कल्पना करता हूं, अगर वहां पे बड़े मार्जिन से इंडिया गठबंधन जीत गया, नीतीश हार गए, तो दिल्ली के सिंहासन पर इसका कितना फर्क रहेगा? नीतीश के सांसद क्या करेंगे? क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, क्या है? बिहार में एनडीए के हारने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस हारने का सीधा सीधा संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्राप्त होगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फिर नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती चालू करने का प्रबंध करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि उससे बिल्कुल ये तय हो जाएगा कि मोदी जी के कहने पर वोट नहीं पड़ते।
मोदी जी लोकसभा चुनाव में बहुमत खो चुके हैं, लंबी लंबी डींगे मारी थी, 400 पार वगैरह की बातें कही थी, बहुमत खो दिया, 240 रह गई सीटें। 400 पार जाने का दावा जो कर रहा था उस व्यक्ति की सीटें 240 रह गई। तो वहां पर पता चला कि मोदी जी, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ता हो, मोदी जी के नाम पर ऐसा समय भी आता है जब वोट पड़ने की बजाय वोट कम हो जाते हैं आपके। फिर क्या हुआ कि बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र जीत गई, इससे मोदी जी बच गए कुछ दिनों के लिए। लेकिन अब बिहार में अगर एनडीए हारता है तो फिर मोदी जी फिर नहीं बच पाएंगे। बिहार की और सॉरी हरियाणा की और महाराष्ट्र की जीतें उन्हें नहीं बचा पाएंगी। ये अंतर पड़ेगा और मोदी जी अपनी चित परिचित शैली में आ गए। पहले कई बार शहीदों के नाम पर वो वोट मांगते रहे हैं और इस बार फिर ऑपरेशन सिंदूर आ गया। कांग्रेस की नेता डॉक्टर रागिनी नायक ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मोदी जी हर वाहियात भाषण के बाद लगता है कि वो इससे नीचे गिरा नहीं जा सकता। फिर उससे भी घटिया 2% का नया भाषण भी आ जाता है। पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने पर पूरे देश में थू थू हुई थी मोदी जी की। अब फिर से ऑपरेशन सिंदूर को बिहार की चुनावी रैली में घसीट लाए शर्मनाक। क्या लगता है कि कोई मुद्दा बचा नहीं पहले की? एक बड़ा घटिया बयान आया था कि कट्टा दिखा के, कट्टा रख के लोगों ने कहा कि जो सीमेंट, जो कट्टा हम लोग है बोरी कट्टे को बोलते हैं, बोरी होती है उसे कट्टा बोलते हैं, कि गुजरात में तो कट्टे लगेंगे सीमेंट की फैक्ट्री लगाने के नाम पर और बिहार में कट्टे याद दिलाए जाएंगे लोगों की हत्या के नाम पर। आनंद सिंह उदाहरण है लाइव कि यहाँ कट्टे कैसे चलते हैं। और अब ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री जी को कि बिहार के लोग इतने मूर्ख लगते हैं कि उन्हें पता नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत क्या मुझे है। तो लगता है संजय जी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने गलती कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे तो उनके वोट कम हो गए और बढ़ेंगे नहीं याद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। लोगों को याद आ जाएगा फिर से। हाँ, कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप भी याद आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 56 बार या 57 बार जो कहा है कि उन्होंने संघर्ष विराम कराया और मोदी जी उसका जवाब नहीं दे पाए, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके उनकी निंदा नहीं कर पाए, उनको रोक नहीं पाए, ये सब चीजें बिहार के लोगों को याद आ जाएंगी। बिहार के लोग गरीब हैं, संसाधनों की कमी है उनके पास, पिछड़ा हुआ देश का सबसे राज्य है, लेकिन राजनीतिक रूप से वहां के लोग बड़े चाक चौबंद हैं। तो मुझे लगता ये है कि ऑपरेशन सिंदूर का मोदी जी ने जोश में सवाल उठा दिया, लेकिन इसकी दिक्कत होगी मोदी जी को जरूर। हाँ, पता नहीं। खासतौर से युवा वोटर है, वो ऑपरेशन सिंदूर की असलियत अच्छी तरीके से जानता है। वो मोदी मेरे जी को ख्याल नहीं बख्शेगा, वो मोदी जी को इसकी सजा देगा। मेरे ख्याल से अब तो देश का हर व्यक्ति जान गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पे कितनी बड़ी रणनीतिक गलती उठाई। हमें पता ही नहीं था कि दुश्मन की ताकत क्या है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, रशिया हो, चीन हो, अमेरिका हो, टर्की हो। हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। इजराइल जैसा देश भी हम उसको मैनेज नहीं कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर से सबसे ज्यादा जिस देश को फायदा हुआ है, भारत को होना चाहिए था फायदा, सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो पाकिस्तान है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान दयनीय हालत में था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी बल्ले बल्ले हो रही है। मुझे तो लगता उसको है तरह कि तरह के शायद लंबे लंबे कर्ज मिल रहे हैं। उसके दोनों हाथों में लड्डू है। मैं तो कभी कभी कहता हूं उसके अगर तीन या चार हाथ हों तो उनमें भी लड्डू नजर आएंगे। मुझे तो लगता है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मोदी जी के पिछले पूरे टर्नओवर में 11-12 सालों में सबसे बड़ी गलती कोई रही है, विफलता रही है, तो मैं नोटबंदी से भी बड़ी विफलता ऑपरेशन सिंदूर मानूंगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इतने शायद अकेले कभी नहीं पड़े थे अभय जी। हमें भारत की नक्शा वो याद था पाकिस्तान को कि इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़ों में कर दिया था, पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया था। अमेरिका की आग धमकी के आगे झुकी नहीं थी इंदिरा गांधी। और कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी, ट्रंप कुछ भी कह रहे हैं, अब तो उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान परमाणु प्रशिक्षण टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर पावर के टेस्ट कर रहा है और कुछ अपनी तरफ से कुछ बयान ही नहीं। अच्छा, इतना डर क्यों लगता है भाई जी? क्या लगता है कि क्या से कौन सी दुखती नस पकड़ ली है मोदी जी की, तो मोदी जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से सीधे मुकाबला नहीं करना चाहते, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। इसके पीछे तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का कोई कांड है जो कि अमेरिका को पता है, डोनाल्ड ट्रंप के पास उसके सबूत मौजूद हैं, अमेरिका की जासूसी संस्थाएं मोदी जी की पोल पट्टी की उनको पता है वगैरह, इस प्रकार की बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैं उन बातों में नहीं जा रहा, मेरे पास उनके प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं बिना प्रमाण के कुछ बोलता नहीं, वो बोलने से कोई फायदा भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि
मोदी जी की जो विदेश नीति रही है, उस विदेश नीति में शुरू से एक कोशिश रही है कि वो किसी तरीके से अमेरिका की पिछलग्गू बन जाए। ये कोशिश, ये इसका मौका उन्हें ओबामा ने नहीं दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो आए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी में दिलचस्पी दिखाई, मोदी जी ने उनमें दिलचस्पी दिखाई, तो दोनों एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहने लगे कि हम दोनों भाई एक दूसरे के दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये बात कही है, मोदी जी ने भी ये बात कही है। फिर हाउडी मोदी में जाके वो ट्रंप का हाथ उठाकर अब की बार ट्रंप सरकार भी वहां पर बोल आए। तो ये सब होता रहा। तो इस चक्कर में मोदी जी को लगा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और ट्रंप मुझे पसंद करते हैं। इस प्रक्रिया में हम लोग अमेरिका के साथ मिलकर एक शक्ति संरचना का, एक पावर गुट का बड़े पैमाने पर एक निर्माण कर सकते हैं। इसकी मोदी जी में बहुत इच्छा थी करने की। इसके लिए उन्होंने सब कुछ किया मोदी जी ने। लेकिन मोदी जी को यह अंदाजा नहीं था कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में उस पाकिस्तान को हाथों हाथ लेने लगेंगे, जिस पाकिस्तान को उन्होंने आतंकवादी और आतंकवादियों का रक्षक और संरक्षक पहले कार्यकाल में बताया था, और पाकिस्तान की बहुत सारी मदद भी रोक दी थी ट्रंप ने। लेकिन इस बार ट्रंप बदले हुए लगे और उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, पाकिस्तान को मदद दी, आईएमएफ का लोन भी दिलाया और सब कुछ किया। तो इससे मोदी जी को धक्का जरूर लगा, लेकिन फिर भी मोदी जी ने अपनी वो नीति नहीं बदली कि हम ट्रंप का आमने सामने कभी मुकाबला नहीं करेंगे। अच्छा, अब स्थिति क्या है कि मोदी जी एक अजीब तरीके के उसमें फंस गए हैं, दुविधा में फंस गए हैं। जैसे कि वो अब अमेरिका जाने से थोड़ा घबराते, पहले तो पहला मौका मिलते ही कूद के अमेरिका चले जाते थे। अब अमेरिका जाने से थोड़ा घबराते हैं, अमेरिका जाना नहीं चाहते मोदी जी। वो अमेरिका जाने की बजाय उनकी कोशिश ये है कि ट्रंप चले आए हिंदुस्तान। ट्रंप एशिया आए अपने विशेष हवाई जहाज में बैठकर। उन्होंने आके बड़े-बड़े नेताओं से यहाँ पे मुलाकात की। उन्होंने कोरिया के नेताओं से मुलाकात की, उन्होंने चीन के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन भारत नहीं आए वो ट्रंप। अच्छा, मोदी जी को वहां जाने, जब से ज़ेलेंस्की का व्हाइट हाउस में अपमान हुआ है और जब से व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल मुनीर को दावत दी गई है, तब से मोदी जी को लगने लगा है कि अगर हम वहां गए व्हाइट हाउस में और मेरे मुंह पे ही ट्रंप ने ये सब कहना शुरू कर दिया कि हमने संघर्ष विराम कराया वगैरह वगैरह, तो फिर मेरा क्या हाल होगा। दूसरे, उनको ये भी डर लगता है कि कहीं ज़ेलेंस्की की तरह ट्रंप जो है उनका भी अपमान ना कर दें। वो तो सबके सामने आएगा, सब लोग देखेंगे इस तरह बोलते हुए, ज़ेलेंस्की को अपमान करते हुए सारी दुनिया ने देखा था। वो भी एक सबसे बड़ी समस्या है मोदी जी के सामने। मोदी जी की अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं है, ज़ेलेंस्की की अंग्रेजी तो ज़्यादा अच्छी है कि वो ट्रंप द्वारा जो एक खास तरह की अंग्रेजी और खास तरह के उच्चारण में जो अपमान की बारिश होगी, उसका वो कैसे जवाब देंगे मोदी जी। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए, और पिछली बार जब मोदी जी अभी अमेरिका गए थे अंतिम बार, तो उसमें काफ़ी देर तक इन्हें इंतज़ार करना पड़ा, ट्रंप बाद में मिलने आए। और उससे पहले खबर ये दौड़ गई है कि इनका सैनिटाइज़ेशन किया गया मोदी जी का, पूरा। और उनसे ये भी कहा गया कि आप ट्रंप को झप्पी-वप्पी नहीं मारेंगे। तो ये सब भी बातें इनसे कही गई। तो इसकी वजह से मोदी जी थोड़ा परेशान हो गए हैं। वो वहाँ जाना नहीं चाहते अमेरिका। मतलब एक तरह से मोदी जी की धुलाई की गई कि आप गले नहीं लगेंगे, गले से मिले पहले साफ करो अपने आप को। अरे यार, तो हाँ, भाई ये लेकिन एक और बात है, मैं इसमें मोदी जी की दाद दूँगा मैं। तो जैसे ही ट्रंप सामने आए, मोदी जी ने मौका नहीं चूका मतलब। वो नहीं वो नहीं चूकते हैं। मोदी जी का इसमें कोई सानी नहीं है। कौन सी पिक्चर थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, हाँ। जादू की झप्पी जो देना वो मोदी जी नहीं भूलते। राहुल ने, गांधी ने एक बार झप्पी दे दी थी पार्लियामेंट में, तो उसकी चर्चा हो गई, आंख मार दी थी। मोदी जी खुद अपनी झप्पी देना भूलते नहीं। एक और बिहार में चर्चा हो रही है, जो आप अक्सर हंसते हैं मेरी बात पे, कि जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है, आप हंसते हैं मेरी बात पे। लेकिन फिर देखिए, फिर हो गया कांड। आरके सिंह गृह सचिव थे कांग्रेस की यूपीए सरकार में। जो भगवा आतंकवाद का जिक्र आया बंबई हमलों के बाद, उन्होंने लेके आरएसएस के लोगों पे कार्रवाई करी, आरएसएस को आतंकी संगठन टाइप पर तक बता दिया था। आडवाणी जी की गिरफ्तारी में उनकी भूमिका जग जाहिर है, लेकिन मोदी जी को बड़ा पसंद आया, उन्हें मिनिस्टर बना दिया था। अब वही आर के सिंह घूम घूम के कह रहे हैं कि वोट मत दे देना बीजेपी को। हजारों, कितना 60-62 हजार करोड़ के घोटाले की बात बता रहे हैं कि इतना बड़ा बिजली विभाग में घोटाला कर दिया इन लोगों ने। अब आप सोचो, जो मोदी सरकार में मिनिस्टर रहा, एक मिनिस्टर कह रहा है वोट मत डालने देना, एक मिनिस्टर रह चुका आदमी कह रहा है कि इनको दे मत देना, बड़े घोटालेबाज, हजारों करोड़ घोटाला कर दिया।
बिहार में कौन सी तस्वीर देखने को बची है? सम्राट चौधरी के ऊपर 200 करोड़ की जमीन खरीदने का कच्चा चिट्टा प्रशांत किशोर लगा चुके। मतलब इतनी भ्रष्टाचारी सरकार बिहार की पेश कर दी सब लोगों ने, या खुद पेश हो गई दिलीप बीजेपी जायसवाल पे के। हत्याओं के आरोप हैं, दिलीप जायसवाल के ऊपर हत्याओं के आरोप हैं। अब बिल्कुल आइडियल मॉडल है ना जो राम राज्य का, वो मोदी जी का बिहार में निकल के आ गया। क्या ये जो यूथ है जो बेरोजगारी की अच्छा, ये जो बात कर रहा आरके सिंह है बहुत ही अक्खड़ और आक्रामक मिजाज के व्यक्ति माने जाते हैं। ये अपने ऊपर हाथ नहीं रखने देते किसी को, मतलब ये बहुत इस मामले में अहंकारी भी माने जाते हैं ये। और उसके बाद इनको लेकिन मोदी जी ने मंत्री बना दिया। बिहार की राजनीति में उनको राजपूत नेता वगैरह सब ये चाहिए था, कोई बड़ा सब ऊंची जातियों का एक बड़ा ताकतवर मजबूत नेता चाहिए था, तो उनको मंत्री बनाया गया। अच्छा, अब वो किसी बात पर नाराज हो गए हैं तो वो बिहार में प्रतिदिन भाजपा को चुनौती देते हैं। अभी कल कह रहे थे कि अगर ऐसा ही मौका रहा, ऐसे ही इसी तरह चलता रहा तो मुझे भाजपा छोड़ देनी पड़ेगी। और वो बिना सब लोगों छुए। से कह रहे हैं कि भाजपा को वोट मत देना, नोटा में डालाना वोट। तो 1 महीने से प्रचार कर रहे हैं वो। जब प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर और जायसवाल वगैरह पर आरोप लगाए तो आरके सिंह ने सबसे पहले उनका समर्थन किया। आरके सिंह ने ये कहा सही कि है। जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहा आरके सिंह ने। ये गजब ही स्थिति है। सीन चल रहा है, और गजब ही सीन चल भाजपा रहा वगैरह है, सब इसको चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। गजब ही सीन चल रहा है बिहार में। अच्छा, आपको लग क्या रहा है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट का मामला आया था कि वोट काटे गए, वोट जोड़े गए, वोटों में खेल हुआ, ये मुद्दा किस हद तक प्रभावी रह पाएगा? क्या वोटर लिस्ट का कुछ खेल, कुछ हुनर हुनर बिहार में दिख इसमें 2 पाएगा? तरह की राय है संजय जी, इसमें 2 तरह की राय है। एक राय इसमें ये है कि जो वोटर अधिकार यात्रा हुई उसने काफी माहौल बनाया, लेकिन उसका माहौल शहरों तक सीमित रहा, देहातों में गहराई तक माहौल वो नहीं जा पाया। एक तो राय ये है इस तरह की। दूसरी राय ये है कि ये वोटर अधिकार यात्रा से और वोट चोरी वाले सवाल से ये तो बात सही है कि लोग कोई बहुत गहराई से आंदोलित नहीं है वहां पर इस सवाल के ऊपर, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। लेकिन इसका संदेश लोगों तक पहुंचा है और लोगों के मन में चुनाव आयोग के प्रति और मोदी सरकार के प्रति एक संदेह का बीज पड़ गया है। ये लोगों को जरूर लगने लगा है कि कुछ ना कुछ जरूर घपला है। चुनाव की प्रक्रिया ईमानदार नहीं है, चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष और लोकतांत्रिक नहीं है, ये लोगों को लगने लगा है। तो इस प्रकार की 2 तरह की राय इसके अंदर है। मैं ये मानता हूं कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा जो तेजस्वी ने निकाली थी, उसका एक और मकसद था। उसका मकसद था महागठबंधन की कार्यकर्ता पंक्ति को और उसके समर्थन आधार को खड़ा कर देना, आंदोलित कर देना, वो कमर कस के खड़े हो जाएं। और ये काम करने में वो पूरी तरीके से कामयाब रही। ठीक बात है। एक आखिरी सवाल अपने प्रिय योगी जी, अप्पू पप्पू झप्पू, हमने मंदिर बनवाया, बिहार में देश का सबसे बड़े राज का मुख्यमंत्री कि अप्पू पप्पू झप्पू ऐसी भाषा बोलता है, पूरी दुनिया में क्या संदेश हो जाएगा कि कौन से मुल्क में, कौन से प्रदेश में रह रहे हैं लोग? भाई देखिए, यशवंत सिन्हा ने अभी हाल ही में एक वक्तव्य दिया है, इसमें उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी के बारे में कि बिहार में उनके भाषणों को सुनकर एक बार फिर विश्वास हो गया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना अशिष्ट और कम पढ़ा लिखा है। अब यशवंत सिन्हा ऐसे जो वरिष्ठ राजनेता हैं, वित्त मंत्री रहे हैं देश के, और उससे पहले बहुत बड़े अफसर रहे हैं, जरा योगी जी के बारे में उनकी राय पूछिए क्या होगी। योगी जी, अगर अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया, योगी जी नरेंद्र मोदी के वर्स्ट एडिशन है। नरेंद्र मोदी की वर्स्ट कार्बन, सबसे नीचे वाली जो कार्बन कॉपी होती है ना, वो है योगी जी। आप भी वो गजब एक अपना कोई अपने किसी उनके स्पीच राइटर ने कुछ लिख के दे दिया होगा, अप्पू टप्पू पप्पू, वही सब वो बोल रहे थे। उनके चेहरे के भाव देखिए आप। और खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उस नेता के ऊपर गर्व है। भाजपा में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे योगी जी के ऊपर उन्हें गर्व है, मतलब ऐसे नेता के ऊपर गर्व है। गजब है कि स्क्रिप्ट राइटर है जिसने आप ये भी एक और छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, सम्राट चौधरी तरापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह वहां तरापुर में जब गए प्रचार कर, उनकी भी सीट पे कल वोट पड़ेंगे, तो जब प्रचार करने गए तो उन्होंने उस प्रचार में ये कहा कि आप लोग सम्राट चौधरी को जिताइए, हमें ना बड़ा आदमी बनाएंगे। अब भाई उप मुख्यमंत्री तो वो थे ही, बड़ा क्या, इसका मतलब मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। आप सोचिए
जिस पार्टी के पास मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी ऐसे लोग हों, क्या उसकी बात की है? और स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हों, बलिहारी है। वो उस पार्टी से आप क्या उम्मीद करते? ठीक बात है, बलिहारी है, बलिहारी है। हाँ, जी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया बातचीत की। ये था अभय दुबे जी, पूरी बातचीत सुनी आपने, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।